दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिटेक्टिव बाघ कुमार में, जहां हर कहानी में साजिश की गंध होती है, हर जुर्म में एक दिमाग छिपा होता है और हर अंधेरे में इंसाफ की दहाड़ गूंजती है। दोस्तों, आज की कहानी है बोहेमिया का कांड, एक गुप्त तस्वीर का रहस्य। लंदन की ठंडी और धुंधली शाम थी। बेकर स्ट्रीट की 221 बी पर हल्की पीली रोशनी खिड़की से बाहर झांक रही थी। डॉक्टर जॉन वॉटसन, जो कि अब विवाह के बाद मेडिकल प्रैक्टिस में व्यस्त हो चुके थे, अचानक उस पुराने घर की ओर चले आए जहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे अद्भुत दिन बिताए थे, अपने मित्र, मार्गदर्शक और रहस्य जगत के अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति शेरलॉक होम्स के साथ। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो वही परिचित दृश्य सामने आया। एक बिखरा हुआ कमरा, फर्श पर कागजों का ढेर, पाइप की गंध और बीच में एक लंबा, दुबला पतला व्यक्ति जिसकी आंखें तीव्र बुद्धि से चमक रही थीं और जो एक वायोलिन की धीमी धुन में खोया हुआ था। होम्स ने बस सिर उठाकर हल्की मुस्कान दी। "आ वॉटसन, मुझे पता था तुम आज आओगे।" वॉटसन मुस्कुराए। "फिर से वही पुरानी आदत, मेरे आने से पहले ही जान लेना," होम्स ने हंसते हुए कहा। "तुम्हारी चाल की आवाज, छड़ी का घिसाव और कोट पर हल्की धूल सब बता रहे थे कि तुम दक्षिण लंदन से सीधे यहां आए हो।" वॉटसन ने सिर हिलाया। "तुम्हारे तर्क से बच पाना अब भी असंभव है होम्स।" दोनों पुराने साथियों के बीच हल्की बातचीत चल ही रही थी कि दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। जोरदार, आत्मविश्वास और साथ ही कुछ घबराहट भरी। जब नौकर मिस्टर हडसन ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब व्यक्ति खड़ा था। लंबा, चौड़े कंधों वाला, लेकिन चेहरा पूरी तरह से काले मुखौटे से ढका हुआ था। उसके कपड़े शानदार थे, लेकिन चाल में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, "मुझे मिस्टर शेरलॉक होम्स से मिलना है। यह अत्यंत निजी और महत्वपूर्ण मामला है।" होम्स ने कुर्सी से उठते हुए कहा, "कृपया अंदर आइए, आप सुरक्षित स्थान पर हैं।" वो व्यक्ति अंदर आया, चारों तरफ देखा और फिर अपने दस्ताने उतारते हुए बोला, "मिस्टर होम्स, मैं एक गुप्त मिशन पर आया हूं। मैं अपनी असली पहचान उजागर नहीं कर सकता, पर मुझे आपकी सहायता चाहिए।" होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, "मेरे प्रिय महोदय, यदि आप अपनी बात छिपाएंगे तो सत्य मेरे सामने खुद आ जाएगा। आप स्पष्ट रूप से कुलीन वर्ग से हैं। आपकी चाल, आपकी अंग्रेजी और आपके कपड़ों का सिलाई पैटर्न यही दर्शा रहा है।" वो व्यक्ति हड़बड़ा गया। "आप सही कह रहे हैं मिस्टर होम्स, मैं वास्तव में बोहेमिया के राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं।" वॉटसन चौंके। "बोहेमिया? यानी यूरोप का वो शाही राज्य?" उस व्यक्ति ने सिर झुकाया और फिर गहरी सांस लेते हुए मुखौटा उतारा। अब सामने एक सुंदर, राजसी चेहरे वाला व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर चिंता और गरिमा दोनों झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, "मेरा नाम विल्हेल्म गॉट्सराइख सिगिस्मंड वॉन होम्स्टीन है, बोहेमिया का राजा।" वॉटसन और होम्स दोनों ने सिर झुकाया। होम्स ने शांत स्वर में कहा, "महाराज, बताइए कि आपको किस संकट ने यहां आने पर विवश किया?" राजा ने धीरे से कहा, "यह मामला मेरे सम्मान और मेरे राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा है मिस्टर होम्स। कुछ वर्ष पहले मेरा प्रेम संबंध एक महिला से था, एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और विलक्षण गायिका, मिस आयरीन एडलर। वो अमेरिकी मूल की थी, पर अब लंदन में रहती है। हमारी मित्रता कहे तो बहुत गहरी थी। मैंने उसे कई पत्र लिखे और एक तस्वीर भी ली थी जिसमें हम दोनों साथ हैं। उस समय मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तस्वीर भविष्य में मेरे लिए भय का कारण बन जाएगी।" राजा कुछ देर रुके और फिर बोले, "अब मेरी शादी यूरोप की एक राजकुमारी से होने वाली है। यदि वो तस्वीर सार्वजनिक हो गई तो ये न केवल मेरे निजी जीवन बल्कि पूरे बोहेमियन राजघराने की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगी। मैंने उसे कई बार पैसे,
रत्न और यहाँ तक कि धमकी देकर भी तस्वीर लौटाने के लिए कहा, पर वो हंसकर मना कर देती है। वो कहती है कि वो तस्वीर अपने बचाव के लिए रखेगी, ताकि मैं कभी उसे नीचा न दिखाऊं। होम्स ने पाइप का एक कश्शा लिया और शांत स्वर में बोला, महाराज, ये महिला असाधारण बुद्धिमान है। आपने कहा वो अब कहाँ रहती है? राजा ने जवाब दिया, ब्रायोनी लॉज, सर्पेंटाइन एवेन्यू, सेंट जॉन्स वुड। होम्स ने नोटबुक में नाम लिखा, मिस आयरीन एडलर, पेशा गायिका, पूर्व ओपेरा कलाकार, वर्तमान निवास ब्रायोनी लॉज। फिर उसने सिर उठाकर पूछा, क्या वो इस समय किसी से मिलती जुलती हैं? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, हाल ही में मैंने सुना है कि उसका एक मित्र है, गॉडफ्री नॉर्टन नाम का एक युवा वकील, पर मुझे यकीन नहीं कि वो वास्तव में एक दूसरे से कितने निकट हैं। वॉटसन ने देखा कि होम्स की आंखों में अब वही चमक लौट आई थी जो किसी नए रहस्य की गंध पाकर आती थी। वो धीरे से मुस्कुराया, महाराज, आपने सही व्यक्ति चुना है। ये तस्वीर मैं आपको वापस दिलाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि उसका किसी भी तरह का दुरुपयोग ना हो, लेकिन मुझे इसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, कोई हस्तक्षेप नहीं। राजा ने तत्परता से कहा, आपको जितने भी साधन चाहिए वे मिलेंगे, घोड़ा, गाड़ी, पैसे, वेशभूषा, जो भी आप मांगेंगे। होम्स ने हाथ हिलाया, पैसों की नहीं, सिर्फ जानकारी की आवश्यकता है। आप केवल इतना करें कि यदि मैं कल तक कोई सूचना भेजूं तो आप तुरंत तैयार रहें। राजा ने एक हीरे से जड़ा हुआ अंगूठी उतार कर कहा, यदि आप सफल हुए तो ये तो बस एक छोटा सा उपहार होगा। होम्स ने मुस्कुराकर अंगूठी लौटा दी। महाराज, मेरे लिए इनाम सत्य है, ना कि सोना। जब राजा चला गया तो वॉटसन ने आश्चर्य से पूछा, होम्स, क्या तुम वाकई मानते हो कि यह सिर्फ एक साधारण तस्वीर का मामला है? होम्स ने सिर हिलाया। वॉटसन, अक्सर सबसे सरल वस्तु ही सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। यहाँ मामला प्रेम, अहंकार और बुद्धिमत्ता का है। मैं पहले उस महिला को समझना चाहता हूँ। उसके दिमाग की रचना कैसी है, यही तय करेगा कि तस्वीर कहाँ छुपाई गई होगी। वॉटसन ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम कल से अपनी पुरानी शैली में लौटोगे, भेष बदलकर लोगों के बीच घुल मिलकर जानकारी जुटाना? होम्स ने उत्तर दिया, बिल्कुल। आज रात मैं उसकी दिनचर्या का अध्ययन करूंगा और कल सुबह उस इलाके में रहूंगा जहां वो रहती है। उस रात देर तक होम्स अपने कमरे में बैठा रहा। उसने नक्शा फैलाया, शहर की सड़कों को नापा और अपने नोट्स में लगातार कुछ लिखता रहा। कभी वायोलिन उठाता, कभी खिड़की से बाहर झांकता। उसके चेहरे पर वही ठंडी तार्किकता थी जो किसी रहस्य के पहले चरण में होती है, भावनाओं से परे पर हर विवरण को पकड़ने वाली। वॉटसन, जो कि अब तक वहां बैठे थे, सोचने लगे कि ये व्यक्ति इंसान से अधिक किसी वैज्ञानिक मशीन जैसा है, जो केवल तर्क और अवलोकन के आधार पर दुनिया को देखता है। आधी रात के बाद जब होम्स ने अंततः वायलिन को एक ओर रखा तो उसने कहा, वॉटसन, कल एक दिलचस्प दिन होने वाला है। आयरीन एडलर जैसी महिला से सामना करना आसान नहीं होगा। वो केवल सुंदर नहीं बल्कि अत्यंत चतुर है। बोहेमिया का राजा चाहे जितना भी प्रभावशाली हो, पर उसने गलत व्यक्ति को चुनौती दी है। वॉटसन ने कहा, और तुम क्या सोचते हो, तस्वीर कहाँ होगी? होम्स ने पाइप बुझाते हुए उत्तर दिया, कहीं न कहीं बहुत ही निजी, पर साथ ही इतना सुरक्षित कि कोई शक न करे। और उसे पाने का एक ही तरीका है, महिला को धोखे में रखना। सुबह की हल्की धूप खिड़की से भीतर आई। वॉटसन ने देखा कि होम्स पहले ही तैयार था। साधारण कपड़े, टोपी, नकली दाढ़ी और आंखों में वही दृढ़ निश्चय। वो हंसा, तो फिर डॉक्टर वॉटसन, क्या तुम एक बार फिर रोमांचक खेल का हिस्सा बनना चाहोगे? वॉटसन ने बिना हिचक के कहा, हमेशा होम्स। तुम्हारे साथ हर रहस्य एक विज्ञान से ज्यादा एक कला बन जाता है। और इस तरह बोहेमिया के राजा द्वारा सौंपी गई ये रहस्यमयी मुहिम शुरू हुई, एक ऐसी तस्वीर को पाने की
जो एक राजघराने की प्रतिष्ठा को बचा सकती थी या मिटा सकती थी। होम्स के लिए ये केवल एक केस नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी, एक ऐसी महिला से टकराने की जिसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई शायद पहली बार उसे भी परखने वाली थी। अगली सुबह लंदन की सड़कों पर हल्की धुंध फैली हुई थी, लेकिन 221 बी बेकर स्ट्रीट में शर्लॉक होम्स का मस्तिष्क पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और तेज था। पिछले रात उसने अपने नोट्स, नक्शे और अवलोकनों के आधार पर एक ऐसी योजना तैयार की थी जो किसी भी साधारण इंसान के लिए असंभव लगती, पर उसके लिए ये विज्ञान और मनोविज्ञान का अभ्यास थी। उसने डॉक्टर वॉटसन से कहा, यह मामला अब बुद्धि के मुकाबले में बदल गया है। मिस आयरीन एडलर केवल एक सुंदर महिला नहीं है, वो बुद्धिमत्ता की मिसाल है। उसके पास अपनी सुरक्षा का पूरा ज्ञान है और वो जानती है कि बोहेमिया का राजा उसके खिलाफ क्या कदम उठा सकता है। इसलिए उसे मात देने के लिए हमें उसकी आदतों, सोच और कमजोरियों को समझना होगा। वॉटसन ने पूछा, और तुम ये सब कैसे करोगे? होम्स ने मुस्कुराकर कहा, पर्यवेक्षण वॉटसन, वही कला जो तुम्हारे चिकित्सक और मेरे जासूस दोनों पेशों की आत्मा है। आज हम उसकी दिनचर्या का अध्ययन करेंगे। चलो हम दोनों अब सेंट जॉन्स वुड चलते हैं। दोनों घोड़ा गाड़ी में सवार हुए और लंदन के उस इलाके में पहुंचे जहां ब्रायोनी लॉज स्थित था। ये एक सुंदर शांत सड़क पर बना आकर्षक घर था, छोटे से बगीचे, लोहे की जाली और फूलों से सजा बालकनी के साथ। सुबह के करीब 10 बजे एक डाकिया, एक दूधवाला और कुछ राहगीर उस घर के पास से गुजरे। होम्स ने सड़क किनारे बैठकर अखबार के पीछे से हर हलचल को देखा। लगभग 11 बजे एक गाड़ी रुकी और एक महिला उतरी। लंबी, आकर्षक, सुनहरे बालों वाली, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर शांति। वो थी मिस आयरीन एडलर। उसने नीले कपड़े पहने थे और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में वही दृढ़ता झलक रही थी जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो जानता है कि वो दुनिया से खत्म आ गया है। होम्स ने वॉटसन से धीरे से कहा, देखो, वो वही है। अपने हर कदम में नापा तुला संतुलन, एक प्रशिक्षित कलाकार की तरह। ऐसे लोग कुछ भी अनजाने में नहीं करते। दिन भर होम्स वहीं आसपास टहलता रहा। उसने देखा कि दोपहर में आयरीन अपने घर से बाहर निकलती है, कभी कभी पास के चर्च जाती है और शाम को अक्सर उसी गॉडफ्री नॉर्टन नाम के वकील से मिलती है। होम्स के मन में अब तस्वीर बन चुकी थी। ये महिला केवल सावधान नहीं बल्कि रणनीतिक है। हर मुलाकात, हर बातचीत नियंत्रित और हर व्यक्ति से उसका व्यवहार मापा हुआ। वॉटसन ने पूछा, क्या वो तस्वीर अपने घर में रखती होगी? होम्स ने जवाब दिया, संभावना है। इतनी निजी वस्तु वो किसी और के पास नहीं छोड़ेगी। पर सवाल ये है कि कहाँ? ऐसी जगह जहाँ कोई ढूंढ ना सके, पर वो आसानी से पहुंचा सके। शाम को जब दोनों लौट रहे थे तो होम्स के दिमाग में एक विचार कौंधा। वॉटसन, इसे पाने का तरीका सीधा नहीं हो सकता। हमें उसे धोखे में डालना होगा, एक ऐसा भ्रम जिससे वो स्वयं तस्वीर की जगह प्रकट करते। वॉटसन ने पूछा, कैसे? होम्स ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो वॉटसन। कल शाम को मैं एक पादरी का भेष धरूंगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हमें एक छोटा सा नाटक खेलना होगा। अगले दिन शाम के करीब 6 बजे वॉटसन फिर से सेंट जॉन्स वुड पहुंचा। उसने देखा कि कमरे में अब शर्लॉक होम्स नहीं बल्कि एक गरीब झुके हुए बूढ़े व्यक्ति बैठे थे। चेहरे पर नकली झुर्रियां, धूल भरा कोट और झुकी हुई चाल। वॉटसन को पहचानने में कुछ क्षण लगे। होम्स ने मुस्कुराकर कहा, पादरी जॉन मिशेल नामक व्यक्ति, ये आज मेरा रूप है। अब ध्यान से सुनो। जब मैं आयरीन के घर के पास पहुंचूंगा तो वहां एक भीड़ जमा होगी। उस दौरान तुम वहां रहना। जब मैं तुम्हें संकेत दूं, आग आग, तो तुम भीड़ में शामिल होकर हंगामा बढ़ाना। इससे वो महिला घर से बाहर दौड़ेगी और उसी घबराहट में वो अपनी सबसे कीमती वस्तु को सुरक्षित करने की कोशिश करेगी। यही वो क्षण होगा जब मैं देख लूंगा कि तस्वीर कहाँ रखी है। योजना तय हुई और थोड़ी देर बाद दोनों सेंट जॉन्स वुड की ओर निकल पड़े। सड़क पर अब शाम की ठंडक थी। घरों की खिड़कियों में रोशनी जल चुकी थी और हवा में शांति थी। ब्रायोनी लॉज के सामने कुछ राहगीर और बच्चों की भीड़ थी। होम्स अपने पादरी वाले वेश में धीरे धीरे घर के गेट के पास पहुंचा और कुछ देर तक ऐसे टहलता रहा मानो किसी से मिलने आया हो। तभी अचानक एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें वही गॉडफ्री नॉर्टन उतरा जो जल्दी में लग रहा था। वो घर में घुसा और थोड़ी देर बाद आयरीन एडलर उसी गाड़ी में सवार होकर चर्च की ओर चली गई। होम्स ने वॉटसन से कहा, यह दिलचस्प है। क्या ये विवाह हो सकता है? वॉटसन ने पूछा। विवाह? होम्स ने कहा, हाँ। उनके चेहरे पर वही गंभीरता है। चलो देखते हैं।
दोनों उस गाड़ी के पीछे पीछे चर्च तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक पादरी खड़ा है और आयरीन और गॉडफ्री के बीच विवाह संस्कार चल रहा है। वॉटसन ने आश्चर्य से कहा, वो तो अब शादीशुदा हैं। होम्स ने उत्तर दिया, अब ये और भी जटिल हो गया है। अब तस्वीर केवल एक याद नहीं बल्कि उसके सम्मान का प्रतीक है। अब हमें और भी सावधानी से काम करना होगा। शाम होते ही दोनों फिर से ब्रानी लॉज पहुंचे। गली में अब कुछ राहगीर और बच्चे थे। होम्स ने वॉटसन को इशारा किया और धीरे से सड़क के किनारे बैठ गया। कुछ देर बाद आयरीन एडलर की गाड़ी आई। वो उतरी और जैसे ही गेट से भीतर जा रही थी तभी अचानक होम्स और कुछ लोकल गुंडों के बीच झगड़े का नाटक शुरू हो गया। किसी ने होम्स के सिर पर हल्की चोट की। वो जमीन पर गिर पड़ा और लोग चिल्लाने लगे। आयरीन घबराई, ये क्या हो रहा है? तभी भीड़ में किसी ने चिल्लाया, आग आग लग गई। सब भाग दौड़ में लग गए। आयरीन ने तुरंत अपने घर की ओर दौड़ लगाई और कुछ क्षण बाद खिड़की पर दिखाई दी। उसके हाथ में वही कीमती वस्तु थी जिसे वो किसी भी हाल में सुरक्षित रखना चाहती थी। उसने तस्वीर उठाई, दीवार के पीछे एक पैनल खोला और उसे भीतर रख दिया। होम्स जो जमीन पर बेहोश पड़ा था ये सब देख रहा था। जब भीड़ छंट गई और स्थिति शांत हुई तो वॉटसन ने जाकर उसे उठाया। होम्स ने धीरे से फुसफुसाया, योजना सफल रही। मैंने देख लिया कि तस्वीर कहाँ रखी है। वॉटसन ने राहत की सांस ली। अब बस उसे लेना बाकी है। होम्स ने कहा, नहीं, अभी नहीं, आज नहीं। वो अब सतर्क हो गई होगी। हम कल सुबह राजा के साथ आएंगे और तस्वीर लेकर निकल जाएंगे। दोनों चुपचाप वहां से निकले। जब वो गली के मोड़ पर पहुंचे तो पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, शुभ रात्रि मिस्टर होम्स। होम्स ठिठक गया। उसने पलट कर देखा पर वहां सिर्फ एक परछाई थी। शायद आयरन एडलर ने पहचान लिया था कि ये पादरी वास्तव में कौन था। होम्स ने वॉटसन से कहा, वो बहुत चतुर है। मुझे लगा था मैं उसे धोखा दे सकता हूं पर लगता है उसने मुझे भी देख लिया है। वॉटसन ने कहा, अब क्या? होम्स ने जवाब दिया, अब बस एक ही काम बाकी है, कल सुबह अंतिम चाल। वो रात बेकर स्ट्रीट पर फिर से उसी उत्सुकता में गुजरी। होम्स शांत बैठा था पर उसकी आंखों में अब उत्सुकता के साथ थोड़ी चिंता भी थी। वॉटसन, मैंने बहुत से अपराधियों से मुकाबला किया है पर आयरीन एडलर जैसी महिला से नहीं। वो केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि अंतर्ज्ञानी है। उसने शायद मेरी असली पहचान समझ ली है। कल सुबह जो भी होगा वो निर्णायक होगा। वॉटसन ने सिर हिला दिया। तुम्हारा आत्मविश्वास अब भी वैसा ही है। होम्स ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए ये अब सिर्फ तस्वीर का मामला नहीं रहा वॉटसन, ये बुद्धि की जंग है। और इस तरह रात बीत गई। एक ऐसी रात जो लंदन के इतिहास में दर्ज नहीं हुई पर जिसने एक जासूस और एक महिला के बीच मानसिक मुकाबले की नींव रख दी। बाहर कोहरा घना हो रहा था पर बेकर स्ट्रीट के कमरे में एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, उस लौ की तरह जो रहस्य, चतुराई और अदम्य तर्क की प्रतीक थी। अगले दिन सुबह सूर्य की पहले किरणों के साथ शर्लॉक होम्स अपने अंतिम चाल चलने के लिए तैयार था, उस तस्वीर को हासिल करने और इतिहास में अपने सबसे अनोखे प्रतिद्वंदी को अमर करने के लिए। सुबह की हल्की ठंडी हवा बेकर स्ट्रीट के शीशों से टकराकर भीतर आ रही थी। शर्लॉक होम्स पहले से तैयार था, अपने खास ग्रे सूट और लंबी कोट में, टोपी हल्के से झुकी हुई, चेहरे पर वही संयम जो केवल किसी निर्णायक क्षण के पहले दिखता है। वॉटसन भी उसके साथ था और दोनों उस सुबह के मिशन के लिए तैयार थे, एक ऐसी तस्वीर को पाने के लिए जिसने न सिर्फ बोहेमिया के राजा की प्रतिष्ठा बल्कि शर्लॉक होम्स की बुद्धिमत्ता को भी परीक्षा में डाल दिया था। होम्स ने शांत स्वर में कहा, वॉटसन, आज सुबह सब कुछ तय होगा। मैंने रात भर सोचा, वो महिला जानती है कि मैं कौन हूँ। उसने मेरा भेष भेद लिया है और इसलिए अब वो हमें किसी न किसी रूप में परखेगी भी। परंतु मुझे विश्वास है कि हमारी योजना इतनी सटीक है कि उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। वॉटसन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूं होम्स, चलो ये खेल खत्म करते हैं। दोनों एक गाड़ी में सवार होकर सेंट जॉन्स वुड की ओर चल पड़े। ब्रायोनी लॉज के बाहर वातावरण शांत था, सड़कें सूनी थीं, सुबह की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर गिर रही थी। होम्स ने चारों ओर देखा और कहा, आज हवा बहुत साफ है, ये संकेत है कि सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आने वाला है। वे कुछ देर बाद घर के गेट के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था लेकिन अंदर से किसी बातचीत की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। होम्स ने धीरे से बेल बजाई। दरवाजा नौकर ने खोला। मिस एडलर घर पर हैं?
होम्स ने विनम्र स्वर में पूछा। नौकर ने उत्तर दिया, माफ़ कीजिए सर, वे और उनके पति सुबह सुबह ही किसी यात्रा पर निकल गए हैं। मुझे पता नहीं वे कब लौटेंगे। वॉटसन ने एक दूसरे की ओर देखा। पति, यानी ये सच था, वो शादीशुदा हो चुकी है। होम्स ने शांत स्वर में कहा, कब गए? नौकर बोला, आज सुबह 5 बजे। वे बहुत जल्दी में थे, कुछ पैकेट बांधे और गाड़ी लेकर स्टेशन की ओर चले गए। होम्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने पूछा, क्या उन्होंने कुछ छोड़ा है? नौकर बोला, हाँ सर, उन्होंने एक पत्र छोड़ा है। कहा था कि अगर मिस्टर शर्लक होम्स आए तो उन्हें दे देना। वॉटसन के दिल की धड़कन तेज हो गई। नौकर ने एक छोटा सा लिफाफा निकाला जिस पर साफ लिखा था, टू मिस्टर शर्लक होम्स। होम्स ने वो लिफाफा लिया और उसे खोलते हुए बोला, अब देखना है कि खेल का आखिरी मोड़ किसके पक्ष में है। पत्र सुगंधित था और उसमें एक स्त्री का सलीकेदार लेख था। मिस्टर शर्लक होम्स, कल रात आपने जो खेल रचा वो अत्यंत शानदार था। मैं स्वीकार करती हूं कि आपकी बुद्धि और रणनीति ने मुझे क्षण भर के लिए भ्रमित किया, परंतु ये जान लीजिए कि जब मैंने आपको देखा तो उसी पल पहचान लिया कि वो घायल पादरी वास्तव में मशहूर शर्लक होम्स हैं। आपकी प्रसिद्धि इतनी है कि आपकी आंखें और चाल कोई भी भूल नहीं सकता। जब आप और आपके मित्र वहां से निकले तो मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि तस्वीर अब सुरक्षित नहीं रही, इसलिए मैंने रातों रात निर्णय लिया। मैंने अपने पति मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन के साथ विवाह किया और हम दोनों ने लंदन छोड़ने का फैसला किया। तस्वीर अब मेरे पास है, पर चिंता न करें, वो कभी बोहेमिया के राजा के लिए खतरा नहीं बनेगी। वो तस्वीर मेरे लिए अब केवल एक स्मृति है, कोई हथियार नहीं। मैंने कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था, केवल ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वे मेरे सम्मान का उपहास न करें। अब मैं जा रही हूं एक नई जिंदगी की ओर। आप और आपके राजा निश्चिंत रहिए। आपकी आयरिन नॉर्टन, पूर्व में आइडलर। वॉटसन ने पत्र पढ़कर देखा, फिर होम्स की ओर देखा। होम्स बस शांत खड़ा रहा, चेहरे पर न कोई निराशा न कोई आश्चर्य। वो जीत गई, वॉटसन ने धीरे से कहा। होम्स ने मुस्कुराया, हाँ वॉटसन, पर यह हार नहीं, ये सम्मान है। उसने मुझे मेरे ही खेल में मात दी, और वो भी बिना किसी छल के। ऐसी बुद्धिमत्ता और साहस विरले ही देखने को मिलता है। अब मैं समझ गया कि क्यों बोहेमिया का राजा उससे प्रेम कर बैठा था। तभी गाड़ी के पहियों की आवाज आई। बाहर राजा का रथ रुक चुका था। होम्स और वॉटसन बाहर आए। राजा उतरे, चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ। मिस्टर होम्स, क्या आपने तस्वीर हासिल कर ली? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, तस्वीर आपके लिए अब कोई खतरा नहीं रही। उसने वो पत्र राजा को सौंप दिया। राजा ने जल्दी से पढ़ा और फिर गहरी सांस ली। वो चली गई और तस्वीर अपने पास रखी। होम्स ने कहा, हाँ, पर वचन भी दिया कि वो उसे कभी आपके विरुद्ध उपयोग नहीं करेगी। मुझे विश्वास है वो अपना वचन निभाएगी। राजा के चेहरे पर एक मिश्रित भावना थी, राहत और अफसोस की। आयरीन एडलर, वो महिला वास्तव में असाधारण थी। मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। होम्स ने हल्के स्वर में कहा, वो एक महिला थी महाराज, द वुमन, मेरे जीवन में एकमात्र ऐसी व्यक्ति जिसने मुझे मेरी सीमाएं दिखाईं। राजा ने जेब से एक कीमती हीरे की अंगूठी निकाली और कहा, मिस्टर होम्स, ये आपके लिए मेरे आभार का प्रतीक है। होम्स ने मुस्कुराकर कहा, नहीं महाराज, यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे केवल एक वस्तु चाहिए, वो तस्वीर की प्रति जिसमें वो अकेली है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वो क्यों? होम्स ने उत्तर दिया, एक स्मृति के रूप में, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी जिसने मुझे सिखाया कि बुद्धि हमेशा तर्क से नहीं, कभी कभी भावनाओं से भी जीतती है। राजा ने वो तस्वीर होम्स को दे दी और कहा, आप वास्तव में अद्भुत हैं मिस्टर होम्स। होम्स ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, आज मैं अद्भुत नहीं, विनम्र हूं। राजा चला गया और सड़क पर उसकी गाड़ी धुंध में गायब हो गई। घर लौटते समय वॉटसन ने देखा कि होम्स अनयूजुअली चुप है। उसने पूछा, क्या तुम सचमुच प्रभावित हुए हो? होम्स ने धीरे से कहा, वॉटसन, मैं सैकड़ों मामलों में अपराधियों से लड़ा हूं। कुछ ने छल किया, कुछ ने बुद्धि दिखाई, पर किसी ने भी मुझे इस तरह चकित नहीं किया। उसने मेरे पूरे तर्कशास्त्र को एक सहज मानव बुद्धि से मात दी। मैंने सोचा था कि मैं उसे धोखा दूंगा, पर वो मुझसे एक कदम आगे थी। वो अब दूर जा चुकी है, पर मैं मानता हूं
अगर मैं कभी किसी व्यक्ति के प्रति सच्चा सम्मान महसूस कर सकता हूं तो वो आयरिन एटलर है। उस शाम जब दोनों बेकर स्ट्रीट पहुंचे तो वायलिन की धुन फिर से कमरे में गूंजने लगी। वॉटसन ने महसूस किया कि आज वो धुन कुछ अलग है। उसमें उदासी नहीं, बल्कि एक मधुर स्मृति थी, जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति के लिए समर्पण हो। होम्स खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में आयलिन एडलर की तस्वीर लिए हुए। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और सड़क पर लैंप की रोशनी पानी में झिलमिला रही थी। वॉटसन ने पूछा, तुम उसे याद रखोगे? होम्स ने मुस्कुराकर कहा, वॉटसन, मैं किसी व्यक्ति के प्रति भावनात्मक नहीं होता, पर कुछ लोग इतने विशिष्ट होते हैं कि उन्हें भूलना मूर्खता होगी। वो मेरे तर्क की दुनिया में भावना की पहली और आखिरी दखल थी। वॉटसन ने नोटबुक निकाली और धीमी आवाज में बोला, तो इस केस को क्या नाम पाओगे होम्स? होम्स ने कहा, नाम? इसे कहो अ स्कैंडल इन बोहेमिया, क्योंकि ये केवल एक राजसी कांड नहीं था, ये मानव बुद्धि की विजय की कहानी थी। वॉटसन ने मुस्कुराकर नोट किया, एक ऐसी महिला जिसने दुनिया के सबसे महान जासूस को पराजित किया और फिर भी उसका सम्मान जीत लिया। रात गहराने लगी। होम्स ने धीरे से वायलिन उठाया और एक शांत धीमी धुन बजाने लगा। ध्वनि में एक अद्भुत शांति थी, जैसे वो अपने भीतर उस महिला की छवि को संजोए हुए हो जो केवल आयरीन एडलर नहीं बल्कि द वुमन थी। बाहर कोहरा गहराता जा रहा था, पर उस कमरे में उस शाम जो प्रकाश था वो किसी सम्मान, विनम्रता और स्वीकार की कहानी सुना रहा था। शर्लक होम्स ने उस दिन एक तस्वीर नहीं बल्कि एक जीवन अनुभव पाया था। ये सीख कि कभी-कभी तर्क से भी ऊपर भावना और बुद्धिमत्ता से भी आगे मानवीय अंतर्ज्ञान होता है। और इस तरह समाप्त हुई बोहेमिया का कांड, वो महत्वपूर्ण रहस्य जिसने एक राजा को राहत दी, एक महिला को अमर कर दिया और एक जासूस को मानवीयता का पहला सबक सिखाया।